हेलो स्टूडेंट, इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, आज फिर जो है एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है फैराडे का नियम। आप जानते हैं ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पिछले लेक्चर्स में वैद्युत अपघटन क्या होते हैं या वैद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए और जो है अपनी तैयारी करिए। देखिए, जो भी कंटेंट बताया जाए उसको आप नोट करते चलिए। नोट करोगे तो इससे आपके दिमाग पे छा जाएगा और आपको याद हो जाएगा। यानी आप जो है देखिए और देखने के बाद उसको जो इसमें आपको नोट देखिए, इस तरीके का हमारा कंटेंट होता है कि इसमें बाकायदा आप अपनी अच्छी नोट्स बना सकते हैं और अच्छी नोट्स बना करके दोबारा आप रिवीजन करके जो है उस नोट्स का जो है अपनी तैयारी आप जो है अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो बस ऐसे देखोगे, इधर से आएगा उधर चला जाएगा, तो इसका कोई फायदा नहीं पाओगे। एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसको आप बार बार देखना पड़ता है, तो बार बार आप चाहे लेकर के देखिए और चाहे आप देखो नोट्स बनाते हैं तो इससे जो है आपके लिखने का भी अभ्यास होता है। चलिए, हम ज्यादा समय लगाते हुए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम। देखो, फैराडे एक साइंटिस्ट है जिसको आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो 12th में पढ़ लोगे, ठीक। तो फिजिक्स में जो फैराडे है वही फैराडे यहाँ पर है। अगर वहां आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लोगे, कोई बात नहीं। चलो यही पहले पढ़ लेते हैं। आप जानते हैं कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ जलीय विलयन में घोला जाता है और घोल करके धारा प्रवाहित किया जाता है तो धारा का प्रवाह होता है। वैद्युत अपघटन के द्वारा ही धारा प्रवाहित होता है। तो अब वैद्युत अपघटन के संबंधित जो है फैराडे ने कुछ नियम दिया है कि मान लीजिए हमारा कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो पदार्थ पर अगर हम कितनी धारा प्रवाहित करते हैं तो कितना हमारा जो है आयन जो है या जो है आयनों की मात्रा जो है प्राप्त होती है। इसके बारे में फैराडे ने अपना नियम दिया है। देखो, फैराडे ने अपना दो नियम दिया है, एक प्रथम नियम दिया है और दूसरा नियम दिया। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों नियम, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। या फैराडे का प्रथम नियम बताओ, फैराडे का द्वितीय नियम बताओ, और इसकी धारा दक्षता कितनी होती है, और साथ में जो है इनके न्यूमेरिकल जो है अक्सर जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सब हम इस लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, यानी फैराडे ने जो अपना वैद्युत अपघटन पर आधारित नियम दिया है उसी के बारे में है फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे का हम सबसे पहले प्रथम नियम की बात करेंगे। प्रथम नियम, देखो एग्जाम में दोनों नियम पूछे गए हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे यानी फैराडे का प्रथम नियम की अगर हम बात करें तो जब किसी विद्युत अपघट्य को जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है। भाई, कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोलोगे और घोल करके उसके जलीय विलयन में विद्युत जो है प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकृत या तो ऑक्सीकृत हो अथवा नहीं ऑक्सीकृत होगा। जैसे मान लीजिए या तो ऑक्सीकृत होगा अथवा अपचयित, या तो अपचयन होगा तो अपचयित। भाई, अपचयन प्रक्रिया हो रही होगी तो अपचयित, ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो रही है तो ऑक्सीकृत। होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश पर निर्भर करते हैं। सीधी सी बात है। मान लीजिए जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में कोई हमारा, सपोज करिए ये हमारा पात्र है और इस पात्र में हमने कोई जो है वैद्युत अपघट्य इसमें घोला है। क्या घोला है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो है इसमें घोल रखा है। तो जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत जो है यानी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मान लीजिए इसमें हम जो है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत, अब मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रोड है तो या तो इस पर ऑक्सीकरण होगा अथवा इस पर अपचयन होगा।
तो यह इस तो ही कहा गया इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा, यानी कितना आयन इस पे ऑक्सीकृत हो रहा है अथवा अपचयित हो रहा है, होने वाले आयनों की मात्रा जो है कितनी मात्रा है वो विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश पर निर्भर करता है। यानी जितना हम विलयन में आवेश देते हैं उतना ही जो है इस पर जो है ऑक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा होती है। बात समझ में आई? भाई सीधी सी बात है, जब किसी हम विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा जो है प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा, कौन सी मात्रा, इस पर जो है आयनों की मात्रा होगी, आयनों, समझ में आई बात कि नहीं, आयनों की जो मात्रा होगी वो विलयन में प्रवाहित होने वाले जो है आवेश पर निर्भर करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, माना किसी पदार्थ के जलीय विलयन में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W है। अतः भाई सीधी सी बात है कि हमारा कोई जलीय विलयन है जिसमें हम, जैसे मान लीजिए हमारा जलीय विलयन है जिसमें हम Q कूलाम जो है आवेश जो है प्रवाहित करते हैं। तो जब Q कूलाम इसमें आवेश हम प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा होगी वो W होगी। तो अब ये हमारा जो W होगा प्रोपोर्शनल Q होगा, भाई Q के समानुपाती। भाई जितना हम जो है आवेश प्रवाहित करेंगे वो उसकी मात्रा पर जो है निर्भर करता है, यानी W समानुपाती Q होगा। अब ये जो Q आपने लिखा है, आपको पता है Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT। आपको पता है Q बराबर IT। अगर इस Q के स्थान पर IT रख दिया जाए तो W IT आ जाएगा। W समानुपाती, ये समानुपाती ही रहे। अब इस समानुपाती को हटाओगे तो भाई हम बराबर लगाएंगे और एक नियतांक Z लगाएंगे और ये IT रहेगा। तो W बराबर ZIT, जहां I बराबर धारा सामर्थ्य है, धारा सामर्थ्य जो कि एम्पियर में होती है, और T बराबर समय है, समय जो कि सेकंड में होता है। इतनी बात समझ में आएगी? भाई हमने कहा कि जितना आवेश हम प्रवाहित करेंगे जलीय विलयन में वो उसकी मात्रा पर जो है, जितना उस पे पदार्थ पे मुक्त होने वाले आयनों की मात्रा होगी वो उस पर जो है समानुपाती होता है, यानी उसी पर निर्भर करता है। तो W समानुपाती Q हो जाएगा। अब आप Q बराबर जानते हैं IT होता है, और Q बराबर आवेश Q बराबर IT होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ रखेंगे, W समानुपाती IT हो जाएगा। समानुपाती हटाओगे, इक्वल लगाओगे तो W बराबर ZIT होगा। आप जानते हैं I जो है धारा सामर्थ्य है और T जो है समय है, और Z जो होगा, Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर मान लीजिए Q बराबर 1 कूलाम हो, कब कूलाम होगा? जब I बराबर 1 एम्पियर का होगा और T बराबर 1 सेकंड होगा, तब ये जो हमारा Q बराबर 1 कूलाम हो, तब ये हमारा W बराबर जो है Z जो है प्राप्त हो जाएगा। भाई अगर यहाँ I की वैल्यू 1 रख दिया जाए, T की वैल्यू 1 सेकंड रख दिया जाए तो W बराबर Z जो है प्राप्त हो जाए। आप ऐसे कह सकते हैं, अर्थात किसी आयन का रासायनिक तुल्यांक वह मात्रा है जो 1 कूलाम आवेश के प्रवाहित करने से अपचयित अथवा ऑक्सीकृत होती है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? भाई W बराबर Z कब होगा? अर्थात किसी आयन का जो रासायनिक तुल्यांक है, आप जानते हैं Z कौन है? Z जो है रासायनिक तुल्यांक है। तो किसी आयन का रासायनिक तुल्यांक वह मात्रा है जो 1 कूलाम आवेश के प्रवाहित करने से अपचयित अथवा ऑक्सीकृत होता है। यानी जब Q जो है 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं
तब हमारा अब ये चाहे ऑक्सीकृत हुआ हो W और चाहे अपचयित हुआ हो, उसकी मात्रा जो है रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो Z बराबर है E/96,500 होता है। ये Z बराबर E/96,500, ये 96,500 क्या है, ये F बराबर 96,500 फैराडे जो है, ये जो है फैराडे नियतांक है। तो Z बराबर E/96,500। और एक चीज अभी जान रहे हैं, W बराबर ZIT होता है। भाई आपने यहाँ लिखा है W बराबर ZIT और Z की वैल्यू E/96,500। तो ये आपका W बराबर जो होगा Z की वैल्यू E आ जाएगी और ये I हो जाएगा, T हो जाएगा अपान 96,500। इतनी बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया भाई, W बराबर ये यहाँ पे जो बनाए हैं ZIT, हमने Z की वैल्यू जो है यहाँ से रख लिया। अब सुनिए, मान लीजिए E यहाँ ले आते हैं, W/E बराबर तब IT/96,500 ये आएगा। और IT क्या है, IT की वैल्यू आपको पता है, Q बराबर IT होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं यानी Q/96,500। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो ये हमारा फार्मूला जो है, अब आप चाहो तो W/E बराबर IT/96,500 कह सकते हैं, या इसी IT को Q/96,500 जो है बता सकते। फार्मूला जो है निकल के आता है, इसको आप जाने रहेगा। ये एग्जाम में आपसे फैराडे का प्रथम नियम पूछता है, तो W बराबर Z तक यहां तक आपको बताना। समझ में आ गया होगा? हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा माना किसी पदार्थ के जलीय विलयन में Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा अगर मान लीजिए W है, अरे Q आवेश दोगे तो कुछ न कुछ मात्रा जो है ऑक्सीकृत होगा, अपचयित होगा, तो कोई न कोई मात्रा जो है उस पर आयनों की होगी। तो मान लीजिए वो W है, तो W समानुपाती Q हो जाएगा। Q बराबर IT आपको ऑलरेडी पता है, W समानुपाती IT हो जाएगा। समानुपाती लाओगे तो कोई न कोई नियतांक लोगे, तो W बराबर ZIT हो जाएगा। तो आप जहां जानते हैं Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I क्या है, I धारा सामर्थ्य है, जो धारा है, और T क्या है, समय है, और Q क्या है, कूलाम आवेश है। पता है ना? अब यहाँ पे आप जानते हैं कि मान लीजिए 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, तो 1 कूलाम कब होगा, जब I बराबर 1 एम्पियर होगा और T बराबर 1 सेकंड होगा, तो W बराबर Z आपको मिल जाएगा। तो वही कहा गया किसी आयन का रासायनिक तुल्यांक, भाई Z कौन है, रासायनिक तुल्यांक है आयन का। तो किसी आयन का रासायनिक तुल्यांक वह मात्रा है जो 1 कूलाम आवेश के प्रवाहित करने से अपचयित अथवा ऑक्सीकृत होता है। इतनी बात समझ में आई? अब एक चीज आप जानते हैं, Z बराबर E/96,500 होता है। Z बराबर E/96,500। अब 96,500 कौन है, फैराडे नियतांक है, और E/F भी इसको कह सकते हैं। तो ये W बराबर ZIT आपने यहाँ इधर फार्मूला देखा ही है। आप क्या कर सकते हैं, इस Z वाले ये जो वैल्यू है यहाँ रख देंगे, तो W बराबर E/IT हो जाएगा अपान 96,500। IT की वैल्यू आपको पता है, देखो इसको हमने यहाँ कर लिया, तो W/E बराबर IT/96,500। उसके बाद ये IT की वैल्यू आप जानते हैं Q बराबर IT होता है, तो Q रख देंगे, तो 96,500। ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो है फार्मूला जो है विकल्प में जो है पूछे जाते हैं। तो ये हो गया फैराडे का प्रथम नियम। अब हम देखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। कभी कभी प्रथम नियम पूछे जाते हैं, तो कभी कभी द्वितीय नियम भी पूछा जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। अब ये द्वितीय नियम क्या कहता है, देखो फैराडे का प्रथम नियम जो है, केवल एक जलीय विलयन में एक इलेक्ट्रोड डाला गया और एक इलेक्ट्रोड पर विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, तो एक इलेक्ट्रोड पर यह देखा गया कितना आयन मुक्त हो रहा है, वो उसके आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। यह फैराडे का प्रथम नियम कहता है। अब फैराडे का जो द्वितीय नियम ये कहता है कि मान लीजिए अलग अलग हमारे पास कई जो है विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन हो, अलग अलग कई विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन हो और उन पर विद्युत धारा प्रवाहित, तो अलग अलग जब सब पे अलग अलग धारा प्रवाहित किया जाए, तो अलग अलग उस पे जो तुल्यांक होगा, एक ही टाइप का विलयन है तो अलग अलग विलयनों पर जो उनकी मात्रा होगी वो समान होगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन समान आवेश प्रवाहित किए जाएं, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर
आयनों की समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं, मुक्त होते हैं। बात को समझ लीजिए कि यदि विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन में, यानी मान लीजिए अलग अलग हमारा विद्युत अपघट्ट का विलयन हो, अलग अलग विद्युत अपघट्ट का विलयन हो और समान आवेश प्रवाहित किया जाए, यानी सब में जो है समान आवेश प्रवाहित किया जाए, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर आयनों की जो समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं, यानी हर एक इलेक्ट्रोड पर जो आयनों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं, यानी हर एक इलेक्ट्रोड पर समान मात्रा में आयनों के जो है ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। इतनी बात क्लियर हो? तो फार्मूला हमने आपको अभी अभी बताया था, W/E बराबर IT/96/500, अभी अभी बताए थे। प्रथम नियम से यदि I व T स्थिर हो तो हमारे पास जो फार्मूला है W/E बराबर IT/96/500 से यदि I और T को हम जो है स्थिर मान ले तो हमारा हो जाएगा W/E। देखो ये 96/500 नियतांक है, फैराडे नियतांक है, तो ये हमारा हो जाएगा स्थिरांक। स्थिरांक, अरे भाई ये भी स्थिरांक है, नियतांक है और इसको हम स्थिर मान ही रहे हैं, तो W/E बराबर हो जाएगा स्थिरांक। इतना क्लियर हो? इसको आप इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा W समानुपाती E हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अरे इसको इधर ले जाओगे तो इधर ले जाएंगे तो W बराबर स्थिरांक और E होगा, स्थिरांक हम हटाएंगे समानुपाती लगा देंगे। अरे W बराबर E को जब आप लिखोगे, इसको इधर लाओगे तो बराबर हटा के यहाँ बराबर लगाओगे समानुपाती की जगह पे, तो स्थिरांक ही तो लिखा जाएगा। स्थिरांक हमने हटा दिया तो W समानुपाती E हो गया। हमने कहा कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त आयनों की मात्रा आयन के तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अरे ये W जो है किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए आयनों की मात्रा, ये हो गया W, और आयन के तुल्यांकी द्रव्यमान E है, तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसी के अनुसार हमने इसको लिखा, कहीं अलग से एक शब्द नहीं लिखा है। हमने कहा किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए आयनों की जो मात्रा है वो आयन के तुल्यांकी द्रव्यमान E के समानुपाती होता है, ये इसके अनुसार हमने इसको लिखा। अब जैसे हमने कहा कि अलग अलग कई हो तो जैसे ये आपका हो गया WA, तो ये अपान में EA आ जाएगा। भाई ये इस फार्मूले से हिसाब से देखेंगे तो मान लीजिए एक पात्र हमारा एक विलयन WA हो गया, तो A के लिए WA/EA बराबर होगा WB, यानी दूसरा हमारा मान लीजिए विलयन है तो ये EB हो जाएगा, भाई दूसरे के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से WC, भाई तीसरा हमारा विलयन है तो EC, तीसरे का तुल्यांकी द्रव्यमान हो जाएगा। और ये सब क्या होंगे? स्थिरांक होंगे, सब के सब जो है स्थिरांक हो गए। समझ में आई बात? यानी अब जैसे इसी पे हमने बनाया A, मान लीजिए है A पात्र, तो WA/EA हो जाएगा। अगर B वाले तो इसी के बराबर होगा WB/EB हो जाएगा। तीसरा कोई पात्र है तो WC/EC हो जाएगा। अगला कोई अगर विलयन है तो भाई जो विलयन होगा WD/ED हो जाएगा। सब के सब स्थिरांक होंगे। इतनी बात समझ में आई? तो ये आपका फैराडे का जो है द्वितीय नियम है। कभी कभी ये द्वितीय नियम पूछा जाता है, कभी कभी प्रथम नियम पूछा जाता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम जो है धारा दक्षता की बात करते हैं, जो एग्जाम में अक्सर जो है शॉर्ट में बहुत पूछे। तो अगली हेडिंग है हमारी धारा दक्षता, करंट इफिशियंसी, ये हमारी अगली हेडिंग। तो धारा दक्षता होती क्या है? किसी विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान धारा दक्षता का मान निम्न सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। भाई कोई भी विद्युत अपघटन की जब प्रक्रिया हम कराते हैं तो उसके दौरान जो धारा दक्षता का फार्मूला होता है हम इस सूत्र द्वारा दिखाते हैं। सूत्र कौन सा है? आप लिख सकते हैं धारा दक्षता बराबर धारा प्रवाह से वास्तविक
प्राप्ति अपान सैद्धांतिक प्राप्ति, सैद्धांतिक प्राप्ति, और फिर मल्टीप्लाई 100 होगा। इसको जाने रहेगा। धारा दक्षता का फार्मूला जो है अक्सर जो है एग्जाम में विकल्प में बहुत पूछा गया है। तो धारा दक्षता बराबर धारा प्रवाह से वास्तविक प्राप्त, यानी जो धारा प्रवाहित होता है तो वास्तविक प्राप्त कितना होता है, और बटे सैद्धांतिक प्राप्त, यानी उसका सैद्धांतिक कितना मान है, और मल्टीप्लाई 100 जो है ये जो है फार्मूला। अब ये जो वास्तविक प्राप्ति है, वास्तविक प्राप्ति, ये जो वास्तविक प्राप्ति है कहां से मिलेगा, तो ये जो होगा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई मात्रा, यानी जो आपकी वास्तविक प्राप्त है वो इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित प्राप्त मात्रा होती है वहां से मिलेगा। और ये जो सैद्धांतिक प्राप्ति है, सैद्धांतिक प्राप्ति, ये आपको फैराडे नियम से प्राप्त परिकलित मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर होनी अपेक्षित, यानी जो फैराडे का प्रथम नियम है इससे जो है परिकलित मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर अपेक्षित होनी थी, यहां से मिल जाएगा सैद्धांतिक प्राप्त और वास्तविक प्राप्त इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई मात्रा। तो यहां से जो है ये धारा दक्षता का जो है फार्मूला बहुत पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। धारा प्रवाह से वास्तविक प्राप्त बटे सैद्धांतिक प्राप्त मल्टीप्लाई 100, तो ये फार्मूला। अब इसके बाद हम ऐसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो एग्जाम में जो है खूब पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कहा गया कि सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से, यानी सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है AgNO3, और कह रहा है 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में, यानी जो सिल्वर की मात्रा है वो 10 ग्राम प्राप्त करने में 1.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित, यानी 1.24 विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा, यानी टी आपसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। एक तो कहा गया है W, ये Ag है, सिल्वर की जो मात्रा है वो 10 ग्राम है, और I जो है आपको दे रखा है 1.24 एम्पियर, और T आपसे पूछ रहा है, यही तो है। आप Ag के बारे में जानते हैं, Ag प्लस चार्ज पर जब एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तब जाकर के Ag बनेगा। अरे Ag कब बनेगा, Ag प्लस चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तभी तो Ag हमें मिलेगा। और जो तुल्यांकी भार होता है आप जानते हैं E बराबर E तुल्यांकी भार होता है, परमाणु द्रव्यमान बटे भाई सिल्वर के ऊपर 1 प्लस चार्ज, अभी अभी आपने देखा एक प्लस चार्ज था, 1 इलेक्ट्रॉन लिया गया बटा 1 हो जाएगा। सिल्वर का 108 होता है बटा 1 हो जाएगा, मतलब E बराबर 108 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई फार्मूला हमें पता है, कौन सा फार्मूला पता है, W/E बराबर IT अपान 96,500, यही फार्मूला जानते हैं, कोई और फार्मूला लाओगे, अरे यही फार्मूला है। अरे W हो गया, यहाँ E हो गया, T आपको निकालना है, I आपको पता है, तो बस तो ठीक तो है, इसी फार्मूले पर रख देते हैं। हमें इसको निकालना है T, क्या निकालना है, T ही तो निकालना है। तो T बराबर देखो ये इनके साथ जाएगा, ये इनके साथ जाएगा, तो W गुणे 96,500 ऊपर चला जाएगा, और इनके साथ जो है ये E आ जाएगा और गुणे I आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, W की मात्रा है 10 ग्राम और गुणे 96,500 बटे E की मात्रा अभी अभी निकाले हैं, तो तुल्यांकी भार 108, और I की मात्रा 1.24। एक काम करते हैं, दशमलव हटा लेते हैं, 2 जीरो और बढ़ा के, ऊपर 2 जीरो दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये हट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 गुणे 96,500 तो था ही, और 2 जीरो और बढ़ गया बटे 108 गुणे 124, ये आ जाएगा। एक काम करो, 10 से इसमें गुणा करा दो, इन दोनों को गुणा करा के भाग दे दो, चाहो ऐसा कर सकते हो, और चाहो तो जो है इसको काट भी सकते हो, काटने से अच्छा है आप गुणा करा लो। T बराबर 10 से गुणा कराओगे 96,500 था, 2 जीरो और बढ़ा था, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, और इसको 124 को 108 से गुणा करा लो, 8 चौक 32, 3 आएगा,
8 दूनी 16, 17 18 19, 1 आ जाएगा। 8 एक नम 8 1 9 हो जाएगा। 0 से गुणा कराओगे सब 0 ही होगा। 1 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 9 9 4 13, 1 2 1 3, ये इतना आ जाएगा। इस पर भाग दे देते हैं कितने में, ये है 96 500 00 10 और था। ठीक, तो 13 से 7 बार ले जाएंगे, ये जो है 5 बार जाएगा। देखिए यहाँ पर 13 3 9 2, ये इतना आएगा। इसको जब भाग दोगे तो 72 105, इसको ये सेकंड में आएगा, इसको जाने रहेगा, ये सेकंड में आएगा। इसको जब आप 36 36 दूना 72, यानी आप जो है घंटे में चेंज करेंगे तो ये आपका 2 घंटे अप्रोक्सीमेट लगभग जो है आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, फार्मूले पे रख करके आप आराम से काट दीजिएगा, इसको आप गुणा करा लीजिएगा और गुणा करा के ऊपर से भाग दे दीजिएगा। टी आपका सेकंड में निकल के आ जाएगा, और जो सेकंड में आएगा इसको आप घंटे में चेंज कर लीजिएगा। तो 60 यानी 36 3600 से जब भाग दोगे तो लगभग 2 घंटे जो है आपको, यानी 2 घंटे प्रवाहित करोगे तब आपको 10 ग्राम की मात्रा जो है अवक्षेपित होता है। तो समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। इसी तरीके से आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, तो एक हमने बता दिया और आपके बुक में दिया है, लगाइएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा, फिर हम बता देंगे। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर अगले लेक्चर्स में नए टॉपिक के साथ बात कर